तो आज हम डिस्कस करेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हमारी लाइंस हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। मैथ पर डिस्कशन करने से पहले हमें इन लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं। जब हम मैथ पढ़ते हैं ना तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास के देश कौन से हैं, मकर रेखा के आसपास के देश कौन से हैं, कर्क रेखा के आसपास के देश कौन से हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। उसके बाद हम मैथ को आसानी से समझ पाएंगे। तो जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक नहीं है, नेचुरल नहीं है कि आप जमीन में ढूंढने लग जाओ कि कहां पर देशांतर रेखाएं, कहां पर अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपको सिर्फ मैप में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसे जो है मानव के द्वारा अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। तो हम कहते हैं कि जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका यूज हम किसी लोकेशन का पता लगाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी देश की लोकेशन का पता लगाना है कि मान लीजिए हम यूएसए में बैठे हैं, हमें पता लगाना है कि इंडिया कहां पर है। तो अगर हम अक्षांश देशांतर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इंडिया है वो, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश और 82.5 पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया कहां पर स्थित है। और इसी तरह जो है अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं इनका यूज जो है आजकल टेक्नोलॉजी में भी ज्यादातर होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई भी मिसाइल वगैरह बनाई जा रही है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आजकल की जितनी भी मिसाइल है उन पर कोई भी लोकेशन फीड कर दी जाए तो वो मिसाइल जाकर उसी जगह को हिट करेगी। उसका जो लक्ष्य है वो कभी नहीं चुकता है। तो उसमें भी हम जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की जो इंफॉर्मेशन है उसमें फीड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। वीडियो हम छोटी छोटी रखेंगे ताकि हम जल्दी से हर चीज को अच्छे से समझकर कवर कर सकें। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो वर्टिकली होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो वर्टिकली होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अक्षांश रेखाएं, वर्टिकली देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं पर डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा अपने अर्थ के बारे में। हमारी पृथ्वी जो है, हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी अर्थ के जो है दो पोल है या दो ध्रुव है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने पोल हैं या कितने ध्रुव हैं, तो 2 ध्रुव हैं या 2 पोल हैं। एक है उत्तरी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। इंग्लिश में हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल। और हमेशा याद रखना कि जो हमारे अर्थ है उसके 2 ही पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर हमारा जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और जो हमारी पृथ्वी है वो अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और अपने तल पर कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री। देखो एग्जामिनर वर्ड से खेलता है, शब्दों से खेलता है। अगर वहां पर तल लिखा हुआ है तो 66.5 डिग्री आपका सही आंसर होगा। अगर अक्ष लिखा हुआ है तो आपका आंसर जो है 23.5 डिग्री होगा। तो हमारा अर्थ जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने तल पर 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अब 23.5 डिग्री झुके होने के कारण हमारी पृथ्वी जो है वो भी सीधे नहीं घूमती, तिरछी घूमती है। देखिए अगर ये बॉल है, ठीक है, इसके अक्ष मतलब इसके जो ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर सीधे होते तो हमारा अर्थ बिल्कुल सीधा घूमता, ठीक है। लेकिन हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आप इससे समझिए, हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी जो है ऐसे घूमती है, ना कि ऐसे तिरछी। ठीक है, अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती है और अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो हमारे अर्थ को
वो हमारे अर्थ को बिल्कुल दो भागों में बांट देती है। हमारी पृथ्वी को 0 डिग्री जो अक्षांश है वो दो बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तर वाला जो हिस्सा, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला हिस्सा इसे ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। हमने पृथ्वी के केंद्र से हर एक कोणीय दूरी पर जो है एक एक अक्षांश रेखा खींची हुई है। मतलब हम पृथ्वी के बाहर से नहीं, पृथ्वी के अंदर से। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो हमने पृथ्वी के बाहर से कोणीय दूरी पर जो है या हर एक एंगल पर जो है अक्षांश रेखाएं नहीं खींची हुई है, बल्कि हमने पृथ्वी के अंदर से, मतलब पृथ्वी के अंदर केंद्र से, ठीक है, पृथ्वी के कोर से या केंद्र से जो है कोणीय हर एक डिग्री पर जो है एक अक्षांश रेखा खींची हुई है। मतलब पृथ्वी के मान लीजिए इस बिंदु पर यहां से कोणीय दूरी बनती है 1 अंश, ठीक है। यहां से जो एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री का बन रहा है या 1 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइन खींचेंगे हम, ये हो गया 1 डिग्री अक्षांश। और इसके बाद अगला जो कोण हम बनाएंगे या अगला जो हमारा एंगल बनेगा वो 2 डिग्री का बनेगा। और उसके बाद इस बिंदु को जब हम मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इस तरह हमने पृथ्वी के केंद्र से हर एक एंगल पर या हर एक कोण पर जो है एक एक अक्षांश रेखाएं खींची हुई है। तो इस तरह जो टोटल अक्षांश रेखाएं वो 90 हैं। लास्ट जो हमारा कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इस तरह 90 अक्षांश रेखाएं हमने खींची हुई हैं। सेम यही तरीका जो है वो साउथ की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी हर एक एंगल पर जो है एक एक अक्षांश रेखा खींची हुई है। और 90 अक्षांश रेखाएं जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है। इस तरह उत्तरी गोलार्ध में टोटल 90 अक्षांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में टोटल 90 अक्षांश रेखा है। जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो बनती है 180 अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी में पर या हमारे ग्लोब पर या हमारी पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखा हैं, तो आप बोलोगे 181, क्योंकि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल होती है 181 डिग्री, ठीक है। तो 181 डिग्री अक्षांश रेखाएं हमारे अर्थ पे हैं या हमारे ग्लोब पे है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का ये जो जोन है ना, इसके बीच का जो एक खाली स्थान बचता है, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो जगह है उसको हम जोन कहते हैं या कटिबद्ध कहते हैं। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। बाहर लिखते हैं, अंदर 111 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर है। मान लीजिए मैं 0 डिग्री अक्षांश पर हूं, मैं 0 डिग्री अक्षांश पर हूं और आप जो है वो 1 डिग्री अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है। आप 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और मैं 0 डिग्री अक्षांश पर हूं। तो मुझे आपके पास पहुंचने के लिए कितना सफर तय करना पड़ेगा? 111 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ेगा मुझे 0 डिग्री या आपके पास पहुंचने के लिए, या 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर होती है, कितनी है, तो आप बताओगे 111 किलोमीटर। कुछ ऐसे अक्षांश या रेखाएं हैं जिनको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर
और हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्योंकि ये जो है हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर जो है उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है एक लाइन है, एक अक्षांश जो है हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको नाम दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब ये लाइनें क्यों खींची गई 23.5, स्पेशल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, सूरज है, ठीक है, उसकी जो किरणें है ना, रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर सूरज की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरेगी, मतलब सिर के ऊपर से ऊपर नहीं गिरेगी। इसके बाहर जो सूर्य की किरणें है वो हमेशा तिरछी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने 22 दिसंबर का दिन सुना होगा। 22 दिसंबर को सूरज की किरणें जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी जो है वो मकर रेखा पर चमकती है। ठीक है, सूरज जो होता है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, और उसके बाद ये जो है कर्क रेखा तक पहुंचने के लिए सूरज जो है, देखो सूरज जो है, सूरज की जो किरणें है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब ऊपर नीचे जाती रहती है। 22 दिसंबर को अगर मकर रेखा पर सूरज चमक रहा है तो उसके बाद अगले 3 महीने, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जो है 21 मार्च को जो है सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाएगा। अब जो मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, बल्कि विषुवत रेखा पर जो है सूरज की किरणें पड़ेंगी। कब? 21 मार्च को। उसके बाद अगले 3 महीने, मतलब 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, और 21 जून जिस दिन हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, तो 21 जून को सूरज की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर, मतलब सूरज इस टाइम कर्क रेखा पर चमक रहा होगा। कब? 21 जून को। उसके बाद 21 जून के बाद फिर से सूरज जो दक्षिणायन, मतलब दक्षिण की ओर चलने लगता है, और अगले 3 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 23 सितंबर को जो है सूरज विषुवत रेखा पर फिर पहुंच जाता है। और उसके बाद अगले 3 महीनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को फिर मकर रेखा पर चमकता है। मतलब पूरा के पूरे साल जो है सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती है वो इस पूरे जोन में पड़ती है। इसी जोन में सूर्य की किरणें जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी। इसके बाहर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। बीच बीच में कोई ना कोई आता ही रहता है। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसके बाहर वाले हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा को इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसलिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। इसके बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पर पूरे के पूरे साल जो है वो गर्मी रहती है, यहाँ पर दबाव की बारिश होती है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से बाष्पीकरण है ना वो पूरी साल होता रहता है, जिससे यहाँ पर बारिश होती रहती है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, बड़े घने घने जंगल, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और इसके बीच में जो भी कंट्री आती है, मतलब जैसे कि आप हमारा इंडिया देखोगे तो इंडिया का जो साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है, मतलब दक्षिण भारत जो है वो कर्क रेखा से नीचे, मतलब इंडिया जो है वो यहाँ पर है, मतलब इंडिया का आधा हिस्सा जो है वो इस पूरे जोन में, इस कटिबंध में आता है।
साउथ में कर्क रेखा इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन सब के बारे में डीप हम जो है वो जियोग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपके माइंड में जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हूँ। तो कर्क रेखा से नीचे का जो इंडिया है ना, यहाँ के लोगों की जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है। ठीक है, यहाँ के लोग जो है, ज्यादातर लोगों की जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है। और इस जोन में जितने भी कंट्रियां मिलेगी आपको, उन लोगों की स्किन जो होती है वो ब्लैक ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेचर ऐसा ही है, मतलब धूप दबा के होगी, बारिश दबा के होगी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।